देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि एलपीजी का पूरा नाम लिखिए तथा इसके घटक बताएं। घर में जो हम लोग का सिलेंडर होता है ना, इंडियन कंपनी, भारत कंपनी और एचपी कंपनी का, तो उसमें एलपीजी गैस भरा हुआ रहता है। तो उसी का पूरा फुल फॉर्म हमको लिखना है और उसके घटक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, एलपीजी गैस का पूरा नाम लिखना है और इसके घटक बताना है। तो चलिए उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो आप याद रखिएगा कि एलपीजी गैस का पूरा नाम जो होता है, एलपीजी का पूरा नाम होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन, यहाँ पर ब्यूटेन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, सुधारिएगा। यह नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण है, यह यानी कि एलपीजी। ठीक है, तो पूछेगा कि एलपीजी किसका मिश्रण है, तो नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का। ठीक है, एलपीजी एक उत्तम ईंधन के रूप में उपयोगी है, यानी एक अच्छा ईंधन के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम आपको बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि इसके घटक के बारे में। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा कि एलपीजी का पूरा नाम तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह एक अच्छा ईंधन है और यह किसका मिश्रण, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। चलिए पहला पॉइंट में आप लोग हेडिंग दीजिएगा। पहला पॉइंट में लिखिएगा कि एलपीजी का कैलोरी मान जो है वो 55 किलो जूल पर ग्राम से अधिक है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि एलपीजी का कैलोरी मान लगभग है, तो 55 किलो जूल पर ग्राम से अधिक है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि यह, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे गैस जो कैसे हुआ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर होगा गैस धुआं, यहाँ पर कैसे और हुआ को काटिए और यहाँ पे हो जाएगा गैस और धुआं। ठीक है, तो वह दूसरा नंबर पॉइंट में लिखिएगा कि यह गैस धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है। यानी कि जब एलपीजी गैस जलती है, देखिएगा घर में जब गैस पे खाना बन रहा होगा तो क्या वहाँ पर धुआं उत्पन्न होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं, ये सब होता है। तो यह जो है, यह यानी कि एलपीजी गैस जो है वो गैस धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, क्योंकि इसमें कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है। एलपीजी गैस में कोई भी विषैला गैस उत्पन्न नहीं होता है। और हाँ, एक पॉइंट और याद रखिएगा, एलपीजी गैस जो दोस्तों एक गंधहीन होता है। ठीक है, यह गंधहीन होता है, इसमें मिथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है गंध के लिए। ठीक है, और खतरनाक गैस है ना, यदि गंधहीन रहेगा और सिलेंडर लीक रहेगा, कहीं पर हाँ कोई बूढ़ा उड़ा सिगरेट पिएगा, पता चलेगा आपका घर लहर गया वहाँ पर, तो इसमें मिथाइल मर्केप्टेन वगैरह मिलाया जाता है गमकने के लिए। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए कि ना यहाँ पर जो गैस निकल रहा है, तो उसको किससे पता चलेगा, मिथाइल मर्केप्टेन उसमें मिला दिया, तो देखते हैं कितना खराब जैसे दम महकता है। तो इसीलिए इसमें मिथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक गैस है। किसी के घर में मान लीजिए कि लीक हो रहा है गैस, बाहर में कोई माचिस मार रहा है, तो पता चलेगा बगल वाले के घर उड़ा देगा वो। उसके बाद लिखिए तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि एलपीजी के दहन के उपरांत कोई अवशेष नहीं रहता। देखिए ये भी सही बात बोला है, जब एलपीजी गैस जलाते हैं तो कहीं इसमें राख माटी सब निकलता है, जमा होता है, नहीं होता है। लकड़ी उकड़ी जलाते हैं तब ना कोयला नियन जीवन बन जाता है, राख बन जाता है, लेकिन इसमें वो सब नहीं बनता है। अतः यह एक स्वच्छ घरेलू ईंधन है। बहुत बढ़िया बात कहा, यह एक स्वच्छ घरेलू ईंधन है, क्योंकि इसके जलाने पर कोई राख वगैरह धुआं सब उत्पन्न नहीं होता है, जहरीले गैस उत्पन्न भी नहीं होता है। चौथा पॉइंट है कि यह ऊष्मा उत्पन्न करने का खर्चीला साधन नहीं है। देखिए यह ऊष्मा उत्पन्न करने का खर्चीला साधन भी नहीं है। ठीक है, घरेलू के लिए। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, आप सभी लोग याद रखिएगा, शायद दोस्तों परीक्षा में पूछ सके। देखिए यदि परीक्षा में नहीं पूछता है तो इससे आपका दो तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया है, दो के तीन ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया है। ठीक है, कि एलपीजी गैस गंधहीन होने के कारण इसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो मिथाइल मर्केप्टेन पहला हो गया, इसका ऊष्मीय मान दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और यह जो एलपीजी गैस का फुल फॉर्म तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और यह इसका मिश्रण चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रश्न से अब तक चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, तो चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक न एक पूछ ही देगा परीक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें फिगर के साथ आपको समझा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो रट गए हैं सभी लोग कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, थोड़ा इस पर भी विचार डाल लेते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित हो, यहाँ पे आपतित भी थोड़ा मिस्टेक है, आपतित होती है, तो लेंस के अपवर्तन के बाद सभी समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। देखिए जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की समांतर किरणें, ठीक है, प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है, तो लेंस के अपवर्तन के बाद सभी समांतर किरणें जो है वो एक बिंदु पर मिलती है। देखिए यह लेंस है, यह उत्तल लेंस, इसमें फिगरवा में देख रहे होंगे, यह उत्तल लेंस है, और सब समांतर किरण देखिए इधर से आ रहा है, अब आपतित होने के बाद देखिए तो एक यहाँ पर बिंदु पर
पर मिल रहा है, जहाँ बिंदु पर मिल रहा है वहाँ का फोकस पे देखिए मिल रहा है। तो यह क्या हो गया, उत्तल लेंस एक समांतर किरणों के सभी तरीका यहाँ पर अभी तारीफ देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा इसमें बहुत मिस्टेक है, माफ़ी चाहते हैं, आगे से ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि उत्तल एवं समांतर किरणों को, उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस जो है समांतर किरणों के देखिएगा तो अभिसारित कर रहा है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी तारीफ करता है ना, तो अभी यहाँ पर अभिसारी करता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, उसके बाद याद कीजिएगा। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इस फिगर से समझ में आ गया होगा सभी लोग के, इधर से सब समांतर किरण आ रहा है और अभिसारी के बाद अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल रहा है जहाँ फोकस पे मिल रहा है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे लिखिएगा इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब लघु उत्तर ये हमेशा पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिरोध का संयोजन आप सभी को पता होगा, दो गो है, श्रेणी क्रम और संयोजन, ये समांतर क्रम। तो इसको दोनों के बारे में आपको बताना है, श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम के बारे में, ठीक है। तो उत्तर में लिखिएगा कि जब प्रतिरोध को एक साथ जोड़कर प्रतिरोध तैयार किया जाता है तो प्रतिरोध का समूहीकरण कहलाता है, ठीक है। समूहीकरण को ही संयोजन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। तो यहाँ तक का आपका आंसर हो गया, प्रतिरोध का संयोजन क्या कहलाता है। तो जब प्रतिरोध को एक साथ जोड़कर प्रतिरोध परिपथ तैयार किया जाता है, जी ठीक है, परिपथ तैयार किया जाता है तो प्रतिरोध का समूहीकरण कहलाता है, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार आपका है श्रेणी क्रम, तो समझिएगा, ये दोनों अच्छी तरह से समझिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और न्यूमेरिकल भी पूछेगा तो आप बना पाइएगा। तो श्रेणी क्रम में देखिए, श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर जो होगा, यानी कि देखिए यह आपका पहला प्रतिरोध है, ठीक है। तो पहला प्रतिरोध का यह छोरा है, अंतिम छोर है, और यह दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, ये दोनों आपस में जुड़ा रहेगा। तो देखिए फिगर में, अच्छी तरह से फिगर देखिएगा, या फिगर में देखिएगा कि R1 जो है वो पहला प्रतिरोध है, तो इसका जो अंतिम छोरा B यहाँ पे है वो R2 का पहला छोरा से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से जो R2 जो है यानी दूसरा प्रतिरोध है, इसका जो अंतिम छोरा जो है वो C है, और C देखिए R3 जो है तीसरा प्रतिरोध है, और इसका पहला छोरा यहाँ पे C तर देखिए जुड़ा हुआ है, यानी कि एक दूसरे से ज्वाइंट रहेगा, ठीक है। जैसे समझने के लिए एक हम आपको फिगर बना के अपनी ढंग में बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यह बाबू दो गो है, ठीक है, 3 बाबू बना देते हैं यहाँ पे, इसका ये सब हाथ है, समझिएगा। तो पहला जो ये लड़का है इसका हाथ, दूसरा हाथ जो है, और दूसरा लड़का के पहला हाथ से जुड़ा हुआ है, और यह जो दूसरा लड़का है इसका जो दूसरा हाथ होगा ये तीसरा हाथ से देखिए जुड़ा हुआ है, यानी कि इस ये दो गो यानी आपका बच गया दो। तो इस तरह से आपका समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ रहता है प्रतिरोध। इसका फार्मूला है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जितना जुड़ा रहेगा 4 5 6 उतना जोड़ते चल जाएंगे। तो समझ गए हैं आप सभी लोग श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। तो इस पर एक न्यूमेरिकल भी आपको पूछेगा तो न्यूमेरिकल भी बना लीजिएगा, इस फार्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल बना लेना है। आगे हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे श्रेणी क्रम से संबंधित और समांतर क्रम दोनों से संबंधित, ठीक है। अब दूसरा देखिए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में इसका फार्मूला पहले याद रखिएगा कि समांतर क्रम पर फॉर्मूला जो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और प्लस इधर डॉट 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 लेके चल जाइए, R4 R5 अपना चल जाएगा। तो इसमें देखिएगा कि 3 प्रतिरोध इसमें आपका दिया गया है, R1 दिया गया है, R2 दिया गया है और R3 दिया गया है। तो इन सभी का एक छोरा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, यह आपका पहला प्रतिरोध है, ठीक है, और यह आपका दूसरा प्रतिरोध है, और यह आपका तीसरा प्रतिरोध है। तो देखिएगा तीनों का जो पहला छोर है वो एक जगह ज्वाइंट है और दूसरा भी है जो एक जगह ज्वाइंट है। तो यह जो है समांतर क्रम में ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, तो 1/r बराबर है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यदि आपसे पूछेगा कि कहेगा 3 प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा और कहेगा यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कि पहला प्रतिरोध है 2 ओम है, दूसरा है 4 ओम और तीसरा प्रतिरोध है
6 ओम मान के चलते हैं, ठीक है। और ये कहेगा सब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका आपका निकालने के लिए बोलेगा प्रतिरोध, तो कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। तो निकाल के कमेंट करके बताइएगा 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका श्रेणी क्रम में आंसर क्या आएगा प्रतिरोध का मान, और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या आएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा निकाल कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। शॉर्ट सर्किट पूछा गया, कब होता है। सभी कोई जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, सभी को पता होगा। तो क्यों ये जो शॉर्ट सर्किट होता है वो कब होता है, कैसे होता है, चलिए इस पर भी थोड़ा हम विशेष जान लेते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि जब विद्युन्मय तार यानी कि अथवा धनात्मक तार, ठीक है, जब धनात्मक तार यानी कि पॉजिटिव तार जो होता है वो उदासीन तार यानी कि ऋणात्मक तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि प्लस और माइनस दोनों आकर टकरा गया, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों आकर संपर्क में आ गया, तो यहाँ पर अतिभरण होता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिर यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, सुधार लीजिएगा। इसे परिपथ में, किसी परिपथ में, ठीक है, इसे परिस्थिति में, ठीक है, इस परिस्थिति में जब दोनों टकराएगा, प्लस और माइनस जब दोनों टकराएगा, तो इस परिस्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है वो बहुत अधिक हो जाती है, इसी को लघु पतन कहते हैं। देखिए अच्छा से समझिएगा, इसको समझाते हैं फिर से, ठीक है। जब प्लस और माइनस यानी कि गर्म का और ठंड का तड़वा दोनों टकरा जाएगा, तो इस परिस्थिति में जो परिपथ में जो विद्युत धारा का जो मान होगा वो बहुत अधिक हो जाता है, तो इसी को हम लोग लघु पतन कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक होता है, बहुत कम हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, सब परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर प्रश्न की पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से क्या समझते हैं। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से क्या समझते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तब किरण सघन माध्यम से मुड़ जाती है या लौट जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है या लौट उसी दिशा में लौट जाती है, इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए समझिएगा, कह रहे कि यदि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की जो किरण है वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण और क्रांतिक कोण से बड़ा, आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, बड़ा हो जाता है, तब किरण सघन माध्यम से मुड़ जाती है, किरण जो है सघन माध्यम से मुड़ जाती है या लौट जाती है, आप ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। मैट्रिक परीक्षा में हमेशा इस तरह का 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। इसमें हम 5 ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, 5 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, आप सभी प्रश्न को याद रखिएगा। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। इसका PDF का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में।